अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के सेल एंड सब सेल ऑर्गेनल चैप्टर की एक और वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिस्कस करने वाले हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेल की जो है दो किस्में शुरुआती तौर पर मौजूद रहती हैं, एक को प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस भी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं होता और सेल के कई सारे हिस्से जो हैं, कई सारे ऑर्गेनल जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उनमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। उसके अलावा जो बाकी तमाम जानदार हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया सिर्फ इन्हीं दो के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिलेगा, आर्किया के अंदर भी। इसी तरह से यीस्ट की बात करेंगे और यूग्रीना की बात करेंगे, अमेबा की बात करेंगे, ये एक सेल वाले यूकैरियोट होते हैं। प्लांट और एनिमल की अगर हम बात करेंगे, फंगाई की बात करेंगे, ये ज़्यादा सेल्स वाले यूकैरियोट्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि इनमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब हम आगे चल कर के इनके हिस्सों का जिक्र करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें जो है वो पाई जाती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो सेल वॉल का जिक्र किया जा रहा है। सेल के गिर्द में एक लेयर मौजूद हो सकती है जो कि सॉलिड या लेस सॉलिड हो सकती है। अगर हमारे पास एक सेल है, उसके बाहर की तरफ ये लेयर मौजूद होगी। ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया में भी नज़र आ सकती है, फंगाई के अंदर, प्लांट्स के अंदर और अलगी के अंदर भी ये हमें नज़र आ सकती है। अगर सेल वॉल को रिमूव किया जाए, कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल करके सेल वॉल को ख़त्म किया जाए, तो बाकी का जो हिस्सा बनेगा उसे प्रोटोप्लास्ट कहा जाएगा। सेल वॉल की फिर हमारे पास तीन किस्में होती हैं। एक को प्राइमरी वॉल कहा जाता है। अगर प्राइमरी वॉल की बात करें, यही असल सेल वॉल होती है। एक प्राइमरी वॉल होती है, इस तरह से ये हमारे पास प्राइमरी वॉल है। इन दोनों के बीच में मिडल लेमिला यानी कि हमारे पास दूसरी लेयर मौजूद रहती है। तो मिडल लेमिला दो सेल्स को अलग करने का काम कर रही होती है। इस प्राइमरी वॉल की अगर हम बात करें कंपोजिशन के हवाले से, ये अलग अलग जानदारों में अलग अलग चीज़ों की बनी हुई होगी। मिसाल जब हम इसकी बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है और उस पॉलीसेकेराइड का नाम है सेल्यूलोज, या दूसरा इसके साथ शामिल हो सकता है हेमी सेल्यूलोज, या फिर एक और जो है शामिल हो सकता है जो कि है पेक्टिन। ये जो सेल्यूलोज होते हैं इसके धागे होते हैं और ये सेल्यूलोज के धागे जो हैं अलग अलग एंगल के तौर पर इस तरह से अरेंज हुए पड़े होते हैं ताकि मजबूती के साथ जो है इस सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बनावट जो है दे सकें। तो इसके धागे अलग अलग एंगल्स पे जुड़े हुए होंगे एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से और मजबूती प्रोवाइड कर रहे होंगे। कई सारे प्रोटीन जो हैं वो भी सेल वॉल में मौजूद हो सकते हैं। फिर बात करेंगे मिडल लेमिला के हवाले से, जो कि एक जेल लाइक लेयर मौजूद होती है जो दो प्राइमरी वॉल्स को अलग करने का काम कर रही होती है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बनने वाली लेयर जो होती है वो मिडल लेमिला ही होता है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे सेल प्लेट कहा जाता है साइटोकाइनेसिस के दौरान में। यही मिडल लेमिला में आगे चल करके कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी वाल इस मिडल लेमिला के अंदर की तरफ जो है डेवलप होती है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, इसमें जो चीज़ें मौजूद हो सकती हैं वो मैग्नीशियम या कैल्शियम पेक्टेट जो है वो इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। ये जो पेक्टिक एसिड होता है ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड होता है। जब ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ में जुड़ता है तो इस तरह से कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट ये बना रहा होता है। अगर हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर प्राइमरी वाल के अलावा एक सेकेंडरी वाल जो है वो भी डेवलप हो सकती है। ये प्राइमरी वाल के अंदर की तरफ डेवलप होती है। तो प्राइमरी वाल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में जो है ये सेकेंडरी वाल डेवलप होती है। तो शुरू शुरू के अंदर अगर हमारे पास एक सेल डिवाइड हो रहा होगा तो पहले बनेगी मिडल लेमिला। मिडल लेमिला के अंदर की तरफ बनेगी हमारे पास प्राइमरी वाल और फिर प्राइमरी वाल के अंदर जो है हमारे पास बनेगी सेकेंडरी वाल। अगर हमारे पास एक सेल इस तरह से मौजूद है जिसमें ये बाहरी लेयर प्राइमरी वाल मौजूद है और अंदर ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वाल के दरमियान में जो है सेकेंडरी वाल हमें देखने को मिलेगी। सेकेंडरी वाल के अंदर लिग्निन मौजूद हो सकता है, उसके अलावा सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। लिग्निन की ही मौजूदगी की वजह से ये सेकेंडरी वाल ज़्यादा सख्त हमें देखने को मिलती है। फिर बात हमारे पास बयान की जा रही है प्लाज्मोडेस्माटा के हवाले से। अगर हम प्लाज्मोडेस्मा की बात करते हैं तो अगर हमारे पास एक सेल वॉल मौजूद है और दूसरी सेल वॉल मौजूद है, वैसे तो इस सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज मौजूद रहता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर सेल्यूलोज अगर जमा नहीं होता तो वहाँ पर कुछ ओपनिंग्स बन जाती है। अगर हम इस तरह से इसे दिखाएं, हमारे पास ये सारा एरिया कवर हुआ पड़ा है सेल्यूलोज की वजह से। किसी हिस्से में अगर सेल्यूलोज मौजूद नहीं, मिसाल इस हिस्से में सेल्यूलोज मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर ओपनिंग्स ही बन जाएगी। इसे प्लाज्मोडेस्मा या प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाएगा। इस ओपनिंग के जरिए से, छोटे रास्ते के जरिए से एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल में जो है वो दाखिल होता है। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म एक सेल का दूसरे सेल के साथ में कनेक्टेड रहता है। ये प्लाज्मोडेस्मेटा प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल दोनों में सुराख मौजूद रह सकते हैं।
इनके ज़रिए से डायरेक्टली एक मटेरियल सेल वॉल में से दूसरे सेल वॉल में पहुंच सकता है। तो इनका काम सेल कम्युनिकेशन में ज़्यादा ज़रूरी होता है, सेल के मटेरियल के एक्सचेंज में ज़्यादा ज़रूरी रहता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये सेल मौजूद है, दूसरा ये सेल मौजूद है। अभी इस जगह पर इन दोनों का मटेरियल एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ये प्राइमरी वॉल है, यहाँ पर भी प्राइमरी वॉल इस तरह से मौजूद है। इन दोनों प्राइमरी वॉल के बीच में ये एक हिस्सा मौजूद है जो कि प्लाज्मोडेस्मा का हिस्सा मौजूद है। इस प्लाज्मोडेस्मेटा के ज़रिए से जो चीज़ें हैं वो दोनों सेल्स में आ जा सकती हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा की मौजूदगी ने सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मुतासिर ज़रूर किया है, क्योंकि सेल थ्योरी यही कहती है कि सेल्स की एक खास बाउंड्री होगी, हर सेल एक दूसरे से अलग अलग मौजूद रहेगा। लेकिन प्लाज्मोडेस्मेटा से हमें देखने को ऐसे मिलता है कि सेल्स जो हैं प्लांट्स के खास तौर पर वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो प्लांट्स में सेल्स पाए जा रहे हैं वो असल में सेल नहीं कह सकते उन्हें हम एक्चुअली, क्योंकि वो फिजिकली एक दूसरे के साथ में सेपरेट नहीं है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, वो साथ में जुड़े हुए और मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं। तो उनके लिए सेल्स का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा, ये एक एक्सेप्शन है। वैसे ओवरऑल देखेंगे तो ये सेल्स के ही जैसे ही सारी चीज़ें उनमें सेल्स की तरह, लेकिन बस फ़र्क ये है कि ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग जानदारों में मौजूद सेल वॉल का डिस्कस किया जा रहा है। प्लांट्स की तो हमने सेल वॉल जिक्र की जो कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज की बनी हो सकती है। अलगी की सेल वॉल्स की बात करेंगे तो वो भी उसी तरह से सेम मटेरियल की बनी हो सकती है, सेल्यूलोज इसमें भी शामिल होगा, और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद हो सकते हैं। फंगाई की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर काइटिन मौजूद होता है। ये काइटिन भी शुगर का मालिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है। यही काइटिन आपको इंसेक्ट्स में भी नजर आएगा, उनके आउटर कवर में एक्सोस्केलेटन में नजर आता है, वहाँ पर ये उन्हें सपोर्ट देने का काम कर रहा होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, उनमें जो सेल वॉल मौजूद होती है खासतौर पर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, यानी कि शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। तो इसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड का शुगर के साथ में जुड़ा हुआ होगा। अगर आर्किया की सेल वॉल की बात करेंगे तो उसके अंदर कुछ अलग पॉलीसेकेराइड्स मौजूद हो सकते हैं और प्रोटीन मौजूद हो सकते हैं, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकिन वहाँ पर मौजूद नहीं रहते। तो पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगर पेप्टाइडोग्लाइकिन ज़्यादा होंगे तो ग्राम पॉजिटिव, और पेप्टाइडोग्लाइकिन कम होंगे तो ग्राम नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।